ऊपर चलो। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी तक कर लिया था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के, और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, 2 books are to be selected from 6 mathematics and 12 accounts book. What is the probability that both the books are of maths or accounts? 2 बुक्स हमें सेलेक्ट करनी है, 6 मैथ्स हैं, 12 अकाउंट्स हैं। सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट का है, और उसने बोला है बोथ बुक्स आर ऑफ मैथ्स और अकाउंट्स। इसका मतलब पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है, तो सवाल कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा। तो हम कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, सवाल में उसने बोला है या तो दोनों बुक्स मैथ्स की होनी चाहिए या तो दोनों बुक्स स्टैट्स की होनी चाहिए। तो इसका मतलब या तो 2 मैथ्स की होंगी या 2 अकाउंट्स की होंगी, और हमें सेलेक्ट भी कितनी बुक्स करनी है, 2 बुक्स ही करनी है सेलेक्ट। तो हम सवाल पे फिर जाएंगे। मैथ्स की हमारे पास कितनी बुक्स हैं, 6, और अकाउंट्स की कितनी हैं, 12। तो मैथ्स में हम बेटा 6 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट्स की 12 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, और टोटल हमारे पास 18 है, और उस 18 में से कितनी सेलेक्ट करनी है हमें, 2। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 18C2। मैथ्स की हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा 6C2, प्लस अकाउंट्स की हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा 12C2, और टोटल हमारे पास 18 है, तो ये हो जाएगा 18C2। ये आ जाएगा आंसर। बीच में प्लस इसलिए रखा है क्योंकि या तो 2 मैथ्स की होंगी या तो 2 अकाउंट्स की होंगी, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। अगर दोनों एक साथ आनी है तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल है तो हम प्लस करेंगे। क्लियर है बेटा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीएस जनरेटर पेपर में बहुत बार यूपीएस और जनरेटर नज़र आया है। ठीक है, परसेंटेज आगे पीछे हो सकती है, पर इसी तरीके का सवाल है। इन अ टाउन 30% पीपल यूज यूपीएस, 70% यूज जनरेटर, 20% यूज बोथ यूपीएस एंड जनरेटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल ऑफ टाउन नीदर यूज यूपीएस नॉर जनरेटर। रिक्वायरमेंट हमारे पास नीदर की है, और ऐसे सवालों में बेटा हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो एक अदद हम टेबल बनाएंगे। सही है, यूपीएस और जनरेटर है, तो टेबल हम बना लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। और टेबल के लिए सिंपल है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास यूपीएस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा नॉट यूपीएस, यहाँ आ जाएगा टोटल, यहाँ आ जाएगा हमारे पास जनरेटर, यहाँ आ गया नॉट जनरेटर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास टोटल। अगर परसेंटेज हो तो टोटल हमेशा क्या होता है, 100%। ये 100% आ गया। अब हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है 30% यूज़ यूपीएस, 70% यूज़ जनरेटर। तो यूपीएस के टोटल पे आ जाएगा 30%, जनरेटर के टोटल पे आ जाएगा 70%, और बोथ की परसेंटेज उसने दी है 20%। तो बोथ पे हम 20% पे आ जाएंगे, यानी जनरेटर यूपीएस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब हम टेबल को कंप्लीट कर देंगे। 100 माइनस 70 ये हो जाएगा 30%, 70 माइनस 20 हो जाएगा 50%, 30 माइनस 20 हो जाएगा 10%, 100 माइनस 30 70%, एंड 30 माइनस 10 इज 20%। अब रिक्वायरमेंट में ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब रिक्वायरमेंट में उसने क्या बोला है हमें, प्रोबेबिलिटी दैट पीपल ऑफ टाउन नीदर यूज यूपीएस नॉर जनरेटर। ना यूपीएस होना चाहिए ना जनरेटर होना चाहिए। इसका मतलब नॉट जनरेटर एंड नॉट यूपीएस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द आंसर। तो आंसर इज 20%। इसको डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज की फॉर्म में डिवाइड करवाएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम इज 100%, विच इज़ 1। डिवाइड करवाएंगे तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर है बेटा ये। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. 7 is again combinational probability. 12 bets in a kit, 4 defective, 5 were taken at random. 4 defective है तो 8 क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव। What is the probability that at least 3 are defective? ठीक है, फिर कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी कैसे पता चला सर? सवाल में बेटा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में विड्रॉ कर रहा हूँ या सेलेक्ट कर रहा हूँ,
और सवाल में कुछ नहीं लिखा तो सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट का है। रिक्वायरमेंट एटलीस्ट, एटमोस्ट, मोर देन, लेस देन, ऑल, नन, ये सब कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा सिंपल, हम 12 बेड्स हैं, 4 डिफेक्टिव हैं, 5 हमें लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट 3 आर डिफेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं, एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव बोला है। एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव है तो या तो 3 डिफेक्टिव होंगे या तो 4 डिफेक्टिव होंगे। 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव हो नहीं सकते क्योंकि टोटल हमारे पास डिफेक्टिव हैं ही कितने, 4, सही है। और सेलेक्ट हम 5 कर रहे हैं तो अगर 3 डिफेक्टिव होंगे तो 2 नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे, और अगर 4 डिफेक्टिव होंगे तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम सेलेक्ट कर लेंगे सिंपल, डिफेक्टिव में से डिफेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। टोटल हमारे पास 4 डिफेक्टिव हैं तो 4 में से हम 3 सेलेक्ट करेंगे, और नॉन डिफेक्टिव कितने, टोटल हमारे पास 12 बेड से 4 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8C2, बीच में साइन आ जाएगी प्लस, देन हम आएंगे 4 डिफेक्टिव है तो विच इज 4C4 मल्टीप्लाई बाय 1 नॉन डिफेक्टिव विच इज 8C1 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 12C5, क्योंकि टोटल सिलेक्शन कितनी है हमारे पास, 5 है। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 57 auto batteries, 36 are defective. A sample of 5 batteries is selected. Find the probability all the selected batteries are defective. 57 है जिसमें से 36 हमारी क्या है, डिफेक्टिव, तो ऑब्वियसली बात है 21 क्या हो जाएंगी, नॉन डिफेक्टिव। 5 बैटरीज हम सेलेक्ट करने, कुछ नहीं लिखा हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ऑल की रिक्वायरमेंट है तो कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। तो सिंपल है बेटा, जितनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं सारी की सारी डिफेक्टिव होंगी तो हम सारी की सारी डिफेक्टिव में से ही सेलेक्ट करेंगे। तो 36C5 डिवाइडेड बाय 57C5, तो मैं इसका आंसर यहीं लिख देता हूँ बेटा, सिंपल है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऑल उसने बेटा डिफेक्टिव बोला है तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 36C5 डिवाइडेड बाय 57C5। ठीक है बेटा, सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं करना था क्योंकि ऑल बैटरीज उसने बोला था डिफेक्टिव होनी चाहिए। अगर एटलीस्ट एटमोस्ट हो तो फिर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, ऑल और नन में बहुत ही सिंपल होता है। क्लियर है ये चीज़, तो ये मैंने आंसर इसका यहीं लिख दिया है, 36C5 डिवाइडेड बाय 57C5। देन क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही, while coming from Hyperstar, a consumer passed through 1 out of 12 cash counters C1 to C12, all having same probability. All having same probability का मतलब 12 टोटल हमारे पास काउंटर्स है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी हर काउंटर की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी। Then his bill is verified by one of 3 chief cash officers V1 to V3, all having same probability, तो 1/3 हर ऑफिसर की हो जाएगी। Then gets on one of 2 elevators E1 E2 and is twice likely to gets on E1 as E2, यानी E2 और E1 की प्रोबेबिलिटी नहीं, बेसिकली रेशियो गिवन है, और E2 और E1 का रेशियो क्या गिवन है, 2:1, एंड इज ट्वाइस लाइकली टू गेट्स ऑन E2 एज कम्पेयर टू E1। तो E2 की वैल्यू हो गई 2 और E1 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 2:1। रिक्वायरमेंट में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंज्यूमर विल पास थ्रू C4 और C10 वेरीफाइड बाय V3 एंड गेट्स ऑन E2। तो सिंपल उसने लिखा हुआ है कि या तो वो C4 पे जाएगा या तो C10 पे जाएगा, साथ में वेरीफाई करवाएगा V3 से और फिर वो E2 पे चला जाएगा एलिवेटर पे। तो बेटा सिंपल सा सवाल है ये, सही है, या तो सवाल में उसने बोला है C4 पे जाएगा या C12 पे, देन वेरीफाइड बाय V3 एंड देन गेट्स ऑन E2। बीच में एंड आ रहा है तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, C4 और C10 है, सॉरी मैंने C12 लिख दिया, 10 कर देता हूँ, वेरीफाइड बाय V3 एंड गेट्स ऑन E2। अब हमें बेटा काउंटर्स की प्रोबेबिलिटी भी पता है, ऑफिसर्स की भी पता है, एलिवेटर्स की नहीं पता है, एलिवेटर्स की हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हर काउंटर की प्रोबेबिलिटी 1/12, ऑफिसर की 1/3, और एलिवेटर्स में हमारे पास रेशियो है E2:E1 का 2:1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास C10 है। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाते हैं C4 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/12 प्लस C10 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12 मल्टीप्लाई बाय V3 की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब आते हैं E2 पे,
E2 का बेटा रेशियो गिवन है और रेशियो है E2:E1 का 2:1 और रेशियो में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिंपल है, पहले रेशियो का हम सम कर देंगे 2 + 1, तो ये टोटल रेशियो कितना आ गया हमारे पास 3। E2 के हिस्से कितने हैं 2, तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/3 और E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3। हमें E2 चाहिए तो E2 की जगह क्या लिख देंगे 2/3, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर। सिंपल, क्लियर बेटा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं बेटा यहीं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, तो टेबल वाला सवाल है, ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, सही है। और टेबल में उसने बोला है द टेबल बिलो डिस्क्राइब्स द स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एस्थमा सफरर्स, सही है बेटा। जेंडर्स मेन वोमेन और फिर टोटल दिया हुआ है, देन नॉन स्मोकर्स, लाइट स्मोकर्स एंड हैवी स्मोकर्स, और इस साइड टोटल दिया हुआ है। If a person is randomly selected from a group, the probability that selected person is either men or light smoker woman। रिक्वायरमेंट किसकी है और की है, और की रिक्वायरमेंट में हम क्या करते थे टेबल वाले सवालों में, सबसे पहले जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी मैन और लाइट स्मोकर वुमेन, उन दोनों का क्या उठाते थे हम टोटल उठाते थे, दोनों के टोटल्स को ऐड करेंगे और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले उसने बोला है ईदर मैन, तो ईदर मैन है तो हम एक लाइन किस पे मारते हैं मैन पे, और मैन का टोटल कितना है 444, तो ईदर मैन आ गया हमारे पास 444, और का मतलब प्लस। देन उसने बोला है लाइट स्मोकर वुमेन, वुमेन तो चाहिए हमें पर कौन सी चाहिए लाइट स्मोकर वाली, तो डायरेक्ट बेटा वुमेन का मैं टोटल नहीं ले सकता क्योंकि उसने टोटल वुमेन नहीं बोला है, सिर्फ वुमेन नहीं बोला, उसने बोला है कि वुमेन भी कौन सी वाली चाहिए हमें जो लाइट स्मोकर हो, तो वुमेन और लाइट स्मोकर डायरेक्ट ये दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट ये उठाऊंगा विच इज 32। अब बेटा इस 32 और इस 444 में कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी इस 444 में सारे के सारे मैन हैं, कोई वुमेन नहीं है, और लाइट स्मोकर वुमेन में से वुमेन ही है, कोई मैन नहीं है, तो इसका मतलब कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। एंड में डिवाइडेड बाय क्या करवा देंगे हम नेट टोटल इज 868, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 444 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 868। क्लियर है बेटा ये चीज, सिंपल सा तरीका है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 फिर डिजिट वाला सवाल है, पिन कोड वाला सवाल है जो काउंटिंग टेक्निक से रिलेटेड ही है, पर इसमें प्रोबेबिलिटी बोला हुआ है तो हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, a 5-digit pin code can begin with any number except 0 and 9. If repetition of the same digit is not allowed, the probability of pin code beginning with 3 and ending with a 5 is। ठीक है बेटा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटेशन का सवाल है, 5 डिजिट पिन कोड किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है पर 0 और 9 से नहीं हो सकता, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे कोड की जो 3 से स्टार्ट हो और 5 से एंड हो, यानी 0 और 9 से स्टार्ट नहीं हो सकता और प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 से स्टार्ट हो और 5 से एंड हो। सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमारे पास टोटल चॉइसेस 10 है फ्रॉम 0 to 9। ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 सही है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है m/n, तो हम सबसे पहले m भी फाइंड आउट करेंगे और n भी फाइंड आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। पोजीशंस ऑन कर देते हैं, पोजीशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, क्योंकि 5 डिजिट पिन कोड है। सबसे पहले हम आते हैं बेटा m पे। n क्या है हमारे पास जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, डेट इज m, सही है। और उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऐसे कोड की जो स्टार्ट होना चाहिए 3 से और एंड होना चाहिए 5 पे। तो स्टार्ट होना चाहिए 3 पे, तो 3 कितने होते हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही होता है, तो हमारे पास चॉइस कितनी है 1। एंड में क्या आना चाहिए 5, तो एंड में भी चॉइस कितनी है 1। बीच में कुछ भी आ सकता है पर विदाउट रिपीटेशन है, तो बेटा अगर 2 यूज हो गए तो यहाँ कितने रह गए 8, देन 7 एंड देन 6। ये हमारे पास आ गया m का आंसर। अब आते हैं हम बेटा किस पे, n पे। n की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट पोजीशन में 0 और 9 नहीं आ सकता, तो पहली पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस हो गई 8, बाकी में कुछ भी आ जाएगा, तो एक यहाँ यूज हो गया। अब टोटल 10 थे, 10 में से एक यूज कर लिया, कितने रह गए 9, देन 8, देन 7, देन 6।
ये तीनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया बेटा 1/72। क्लियर बेटा ये चीज़ सही। तो ये पिन कोड वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिन कोड से रिलेटेड, थोड़ा आगे पीछे कर सकता है, वो चेंजेस कर सकता है, पर अगर वो बोले कि 09 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो n पे भी ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In a certain town, 50% of the households owns cellular phone, 40% owns pager, 20% owns both a phone and pager. The proportion of households that own neither a cellular phone nor a pager. फिर वही सवाल बेटा, टेबल वाला सवाल है, सेलुलर एंड पेजर वाला है। तो एक कॉलम पे हमारे पास सेलुलर नॉट सेलुलर आ जाएंगे, एक में पेजर नॉट पेजर आ जाएंगे। रिक्वायरमेंट किसकी है? नीदर की है। तो फॉरन सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, फिर ये टेबल हम बना लेंगे। चलिए, इधर आ गया सेल्यूलर नॉट सेल्यूलर, यहाँ आ गया टोटल, यहाँ आ गया पेजर नॉट पेजर, और यहाँ आ गया टोटल। परसेंटेज है तो नेट टोटल कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है बेटा, सवाल में उसने बोला है कि 50% सेल्यूलर है, 40% पेजर है और 20% बोथ है। 50% सेल्यूलर, 40% पेजर का टोटल और 20% बोथ। टेबल को कंप्लीट कर देंगे, ये हो जाएगा 60%, दिस इज 20%, दिस इज 30%, दिस अगेन 30% एंड दिस इज 50%। रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी? रिक्वायरमेंट थी नीदर अ सेल्यूलर नॉर अ पेजर। तो नीदर अ सेल्यूलर नॉर अ पेजर, फिर नॉट पेजर नॉट सेल्यूलर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 30%। क्लियर ये चीज़? कोई मसला नहीं, सिंपल है, पीछे टेबल के हमने सवाल सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। डाइस, 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6। देखो, एटलीस्ट 1 6 का मतलब होता है या तो एक 6 आ जाए या तो एक से ज़्यादा 6। एक से ज़्यादा का मतलब या तो 2 6 आ जाए। तो या तो आप 2 डाइस रोल करो, कम से कम आपको एक 6 नज़र आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी नज़र आ सकता है। तो फिर मैं यही सवाल इसका सॉल्व कर देता हूँ बेटा। सही है, 2 डाइस जो आर रोल्ड है तो इसका मतलब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम तो होगा 36। सही है। अब उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6, किसी भी एक डाई में 6 नज़र आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने सैंपल्स होंगे? तो बेटा हम वो 36 हमने सैंपल्स बनाए थे, वो बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, पर मैंने बताया था कि अगर एटलीस्ट हो तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर नंबर की हॉरिजॉन्टल लाइन को भी पिक करेंगे और वर्टिकल लाइन को भी पिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास टोटल 6 सैंपल्स होंगे, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। और वर्टिकल लाइन में भी 6 कॉलम होंगे, 6 सैंपल्स होंगे, 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6 एंड 6,6। टोटल 12 सैंपल है, पर ये जो 6,6 है ये दोनों जगह काउंट हो रहा है, तो ये रिपीट हो गया तो एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सैंपल्स कितने हो जाएंगे? एटलीस्ट 1 6 के 11। एटलीस्ट 1 5 बोलेंगे तो भी 11 सैंपल्स हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 4 बोलेंगे तो भी क्या होंगे? 11 सैंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11/36। क्लियर बेटा? सही है भाई। ये 3 सवाल रह गए। 14, अ वॉलेट कंटेन्स 50 रुपीज़ 1000 एंड 50 रुपीज़ 500 करेंसी नोट्स। टोटल हमारे पास 100 नोट्स हैं, 50,000 वाले हैं और 50 500 वाले हैं, यानी 50% प्रोबेबिलिटी 1000 की है और 50% प्रोबेबिलिटी 500 वाले नोट्स की है। इफ 4 नोट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वॉलेट एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, the probability that the total amount drawn would exactly be equal to 3000। अब तो टोटल अमाउंट हमें विड्रॉ करनी है जो एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? 3000, और हमें 4 नोट सेलेक्ट करने। तो हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे? सिंपल है बेटा, 4 नोट्स हमें सेलेक्ट करने और अमाउंट होनी चाहिए हमारे पास 3000। तो 3000 अमाउंट के लिए हम एक सिंपल एक ही तरीका हो सकता है, 2 नोट्स 1000 वाले एंड 2 नोट्स 500 वाले, और कोई तरीका नहीं है बेटा। ठीक है, टोटल 4 नोट्स इसलिए ले रहे हैं हम। और विथ रिप्लेसमेंट बोला है, विथ रिप्लेसमेंट बोला है, पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और फैक्टोरियल से क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास 2 नोट्स 1000 वाले हैं। 1000 के पहले नोट की प्रोबेबिलिटी 50/100, 1000 के दूसरे नोट की प्रोबेबिलिटी 50/100।
क्योंकि 1000 वाले 50 नोट्स हैं और टोटल नोट्स कितने हैं हमारे पास 100। देन 500 वाले भी सेम केस 50/100 एंड देन 50/100। ये आ गया बेटा हमारे पास। अब सवाल है विद रिप्लेसमेंट का, तभी हमने बेटा किसी को लेस नहीं किया। उसके बाद सवाल में पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है तो हम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल हमारे पास नोट्स कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसमें 2000 वाले हैं और 2 500 वाले हैं, तो 2000 वाले रिपीट हो रहे हैं और 2 500 वाले रिपीट हो रहे हैं। ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर बेटा ये चीज़? तो ये भी हमने सवाल क्लास में डिस्कस किया था इस तरीके का। देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड देन क्वेश्चन नंबर 16। 15, a problem in statistic is given to 3 students A, B and C whose chances of solving are 1/2, 3/4 and 1/4 respectively. What is the probability that problem will be solved? Problem will be solved की हमें probability find out करनी है। Problem will be solved का मतलब problem solve होना चाहिए। अब चाहे A कर ले, B कर ले, C कर ले, तीनों कर ले, 3 में से कोई भी 2 कर ले, कोई भी 1 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो इसका मतलब प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वन शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। कम से कम एक बंदा तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। लेंथी प्रोसेस हो जाएगा बहुत, और एटलीस्ट वन में मैंने कहा था ऐसे सवालों में तो ज़रूर क्या अप्लाई करना, कॉम्प्लीमेंट इवेंट से अप्लाई कर देना। और एटलीस्ट वन का कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या है कि नो पर्सन सॉल्व दी प्रॉब्लम, यानी कोई किसी भी बंदे ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। तो सिंपल है, 1 में से हम नॉट सॉल्व को माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमें ए बी सी की पहले सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी को देखना है। ए 1/2 है, बी 3/4 है और सी क्या है 1/4। क्वेश्चन नंबर 15, ए बेटा 1/2 है, बी 3/4 और सी 1/4। B 3/4 और C 1/4, ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। सही है, हमें फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम इज सॉल्व, जिसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और 1 माइनस फॉर्मूला क्या होगा उसका, प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व। और नॉट सॉल्व का मतलब है ना A सॉल्व करे, ना B सॉल्व करे, ना C सॉल्व करें। पर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है, सॉल्व की, पर हम नॉट सॉल्व की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट लगा के 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 1/2। इधर कर देंगे हम 1 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। और इधर कर देंगे 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये हैं नॉट सॉल्व की, और ये जो गिवन है ये किसकी गिवन है, सॉल्व की गिवन है। हमें नॉट सॉल्व का काम है 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 16। ये सवाल भी एज इट इज आता है। 3 dice roll together, the probability of getting a 4, 5 and 6 on each dice respectively। सही है, each dice respectively का मतलब पहले में 4 आना चाहिए, दूसरे में 5 आना चाहिए और तीसरे में 6 आना चाहिए। इसका मतलब है उसने पोजीशन स्पेसिफाइड कर दी। डाइस 3 रोल्ड हो रहे हैं, अगर डाइस 3 रोल्ड हो रहे हैं तो बेटा n की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 6 पावर 3, और 6 पावर 3 होता है 216, ये तो हो गया n। अब उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 4, 5 एंड 6 ऑन ईच डाइस रिस्पेक्टिवली, यानी पहले में आना चाहिए 4, दूसरे में आना चाहिए 5 और तीसरे में आना चाहिए 6। कितने सैंपल बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर एक ही सैंपल बनेगा, क्योंकि उसने तीनों डाइस की पोजीशन को स्पेसिफाइड कर दिया है। तो m है हमारे पास 1, n है हमारे पास 216, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ गया 1/216। क्लियर बेटा, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर उसने पोजीशन स्पेसिफाइड कर दी है तो एक ही सैंपल बनेंगे, पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं करता वो, फिर हम बाइनोमियल के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।